तो बच्चों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सामाजिक और राजनीतिक जीवन की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 17 नवंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 4। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षण हम देखते हैं। तो फर्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय रूप से बढ़ावा नहीं देता है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? जिसमें किसी भी राज्य को कोई एक धर्म नहीं होता, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसको मान सकता है। ठीक है, तो उसमें पूरी स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है, अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताइए संविधान क्या होता है। संविधान से क्या होता है बच्चों? ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जो हमारे देश है और जो उसके प्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार का देश को चलाना चाहते हैं, किस प्रकार वो देश को देखना चाहते हैं, उस प्रकार से ही हमारा संविधान बनाया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। राजनीति की कई नई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। अक्सर संविधान में बड़े बदलाव का मतलब देश का मूल स्वरूप में बदलाव होता है। तो जो भारतीय संविधान में जो लचीला है और इसका अगर भारतीय संविधान में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, तो वो पूरे भारतवर्ष में ही बदलाव आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को विधानसभा में विभिन्न सदस्यों अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जो संविधान बना था उस पर सभी जो हमारे प्रतिनिधि थे वो साइन कर रहे हैं। 22 से सबसे पहले वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं, मतलब साइन कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यहाँ पे कौन बच्चे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में जो लोग दिखाई दे, दाएं से बाएं हम देख रहे हैं, तो श्री जयराम दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो दौलतराम और जयराम मंत्री हैं, ये हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर है ये। ठीक है, ये हैं स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर जॉन मैथाई वित्त मंत्री थे ये। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे ये। ठीक है, और उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे श्रम मंत्री खड़े हैं। तो इस प्रकार इन्होंने सबने प्रतिनिधि जो थे हमारे, उन्होंने भारतीय के संविधान पर साइन किए थे। अब बच्चों क्रियाकलाप आपके लिए। तो क्रियाकलाप 1 है, इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक में से संबंधित रेखाचित्र तस्वीरें बनाई और उन पर कविताएं या गीत लिखिए या कक्षा में चर्चा कीजिए। तो जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों, उनमें से आपको उनको लेके आपको कोई भी रेखाचित्र बनाना है, तस्वीर बना सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, कविता लिख के अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। तो लिखेंगे आप इसमें। तो बच्चों आप ये सिंपल आप मौलिक कर्तव्य हैं वो भी एक पोस्टर बना के लिख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों का, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। कि प्रत्येक नागरिक जो है उसको जो भारत की जो निशानियां हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय संस्थाओं, उनका सम्मान और आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कि भारतीय संविधान में आंदोलन के समय जिन जिन लोगों ने जान गंवाई और जो हमारे गीत हैं उनको वो, जो हमारे आदर्श उनको वो फॉलो करें और उसको पालन करें। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। मतलब हमारे देश को एक बना के रखें, उसमें कभी भी कोई भेदभाव ना करें। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें। फिफ्थ है, भारत के सभी लोगों को समरसता, समान भातृभाव की भावना से निर्माण करें। मतलब भारत के जितने भी लोगों में कोई भी भेदभाव ना करें, सबको एक जैसा ही समझे। सिक्स्थ है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। मतलब जो हमारी परंपराएं हैं उनका पालन करें और उसको
बनाए रखें। नेक्स्ट इस प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, मतलब जो हमारा पर्यावरण उसको नुकसान ना पहुंचाए। 8th है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। 9th है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, मतलब कोई भी हमारी जो ट्रेन है, बस है या रोड है, उनको आप सुरक्षित रखें, उनको आप कोई भी नुकसान ना पहुँचाएं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11th है माता पिता का यह संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो अब क्या है, जो ये भी क्या है कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष के जितने ही बच्चे हैं उनको किसी भी काम पर ना लगाया जाए, उनको पढ़ाई का पूर्ण अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे हैं सारे कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये सभी को फॉलो करनी चाहिए और इसको इनका अच्छे से आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये सभी कर्तव्य आप अपने पोस्टर पर लिखकर क्लास टीचर से चेक करा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार 6 उनमें से हमें ये बताना कि जो हमारी सिचुएशन है उनमें कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मतलब किस मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो फर्स्ट, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन में कारखाने में मजदूरी करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा बच्चे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब हम किसी बच्चे का शोषण नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा है, तो उसको पढ़ने का अधिकार है, वो किसी कारखाने में काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। ठीक है, कोई एक राज्य नेता है जो दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने नहीं दे रहा, तो उससे उसको कौन सा अधिकार हनन हो रहा है बच्चों, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि हमें यह अधिकार है हम भारत के किसी भी राज्य में कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तो ये क्या होगा बच्चों, शैक्षिक अधिकार। तो इससे जो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ये पूरा आप लिखिए, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है बच्चों, ये आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार लिखेंगे आप इसमें। नेक्स्ट है बच्चों आपका, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है, कि अगर कोई महिला की वजह से उसको पदोन्नति मतलब उसका प्रमोशन नहीं किया जाए तो उसको हम कहेंगे समानता का अधिकार उसका हनन हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नीचे देखिए बॉक्स में कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने लिखिए कि आपकी राय में ये आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कुछ आयाम दिए गए, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ बताना है कि आपको क्यों महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट जैसे संघवाद, संघवाद क्या होता है, इसके द्वारा विभिन्न सत्रों की सरकारें के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ाई जाती है। मतलब क्या सत्र बनाए जाते हैं, एक होती केंद्र सरकार, एक होती राज्य सरकार। इससे क्या होता है, लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शक्तियों का बंटवारा। शक्ति के बंटवारे से विभिन्न सत्रों की सरकारें कई कार्य क्षेत्र निश्चित हो जाते हैं। शक्ति के बंटवारे से क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है उसके अलग अधिकार हो जाते हैं, केंद्र सरकार के अलग होते हैं। जो केंद्र सरकार की शक्ति होती है वो अपने अंदर जितने भी काम आते हैं, जैसे कि रेलवे देखना, ये काम जो है केंद्र सरकार का, तो रेलवे जो है वो अब केंद्र सरकार ही देखेगी, मतलब केंद्र सरकार उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में आप लिखेंगे, लोकतंत्र में इसके द्वारा नागरिकों को सम्मान दिया जाता है ताकि वे अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें। ठीक है, जो हर एक इंसान को जो भारत में रहता है उसके कुछ अधिकार दिए गए जिससे उसका वो आसानी से या अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन पद्धति। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा लोग मतदान का अधिकार प्राप्त करके अपने नेताओं को अपनी इच्छा से चुन पाते हैं और यह शासन जनता का शासन कहलाता है। संसदीय में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने मतदान का इस्तेमाल करके अपने नेता चुनते हैं और इसी कारण इसको जनता का शासन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी की सभी आयाम इसमें लिख लेंगे और पूरा कर लेंगे इसको। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों, वर्कशीट कंप्लीट करिए, टीचर से चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ बच्चा मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।